नमस्कार एमपी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आज के दिन ये खास कार्यक्रम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ श्वेता और आइए आपको बताते हैं कि नमस्कार एमपी खास क्यों है। जी हाँ, बहुत सारे रंगों से सजा हुआ है हमारा ये सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम। सजीव फ़ोन कार्यक्रम होने की वजह से आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे संपर्क सूत्र। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आपको डायल करना होगा 266049। इसके अलावा दर्शकों, हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है 180023330040 और ये दोनों ही लाइंस अगले 1 घंटे के लिए आपके लिए ओपन है। आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम नमस्कार एमपी का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है। जी, विक्रम संवत 2080 के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज। और आपको एक और ख़ास बात बता दें कि आज से ही गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और आज दिन सोमवार है, दिनांक है 19 जून 2023 और आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का दिन शुभ हो। आइए दर्शकों, अब हम इतिहास के झरोखे से झांकते हैं और आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी कि 19 जून के दिन इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ था। तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। जी, सन 1871 राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नायक, प्रखर चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम माधवराव सप्रे का जन्म दमोह के पथरिया ग्राम में आज ही के दिन हुआ था। सन 1996 बौद्धिक संपदा कानून अमेरिका में समझौते, चीन एवं संयुक्त राष्ट्र प्रसिद्ध एम्पायर डिकी बर्ड MG आजीवन सदस्यता से सम्मानित हुए थे। सन 1999 कोलोन में समूह जर्मनी 8 की शिखर बैठक आज ही के दिन प्रारंभ हुई थी। सन 2002 पाकिस्तान के विदेश सचिव इनामुल हक को पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया गया था। 2003 फिनलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एनली जटन-मॉन्की ने अपने पद से आज ही के दिन इस्तीफा दिया था। और सन 2005 फोर्ब्स पत्रिका ने ओफ्रा विनफ्रे को दुनिया की 100 ताकतवर हस्तियों में पहला स्थान दिया था। सन 2008 उत्तराखंड सरकार ने गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पालामेंड्री व 380 मेगावाट की भैरोधारी परियोजना का आज ही जो था वो पास हुई थी, स्थगित हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपको एक और ख़ास बात बता रहे हैं दर्शकों। सन 1945 में आज ही के दिन कई साल कैद और घर में नज़रबंद रहने के बाद दुनिया में आज़ादी का प्रतीक बनकर उभरी म्यांमार की आंग सान सू का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और आपको ख़ास बात बता रहे हैं, आज 19 जून के दिन विश्व एथनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि प्रतिवर्ष 19 जून को इस दिन मनाने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने का उद्देश्य लेकर इस दिन को विश्व एथनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दर्शकों, ये तो हुआ इतिहास और इतिहास के बाद अब कार्यक्रम में समय है और परंपरा है कि आज के विचार से आपको अवगत कराएं। जी हाँ, आज का विचार बेहद खास, प्रेरणादायक और कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आज का विचार है शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। और ये विचार दुनिया को दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। जी हाँ, हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। दुनिया भर में उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम का विषय भी इसी विचार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दर्शकों, ख़ास बात ये है कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में 2 खास विषय विशेषज्ञ हैं, 2 खास मेहमान हैं। आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं और आपको बताते हैं कि आज की बात में हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। आज हम उच्च शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा के महत्व इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए सवाल अगर आपके पास हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप IIIT भोपाल में निदेशक हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में पूरे 1 घंटे मौजूद रहेंगे। आप उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, सीधे सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ तेजिंदर सिंह बावल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप योगाचार्य हैं। पिछले 25 वर्षों से आप योग साधना कर रहे हैं और लोगों को भी योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। तो इनसे भी हमारी बातचीत होगी। अगर योग से संबंधित
कोई सवाल है तो आप सीधे तेजिंदर जी से बातचीत कर सकते हैं। स्टूडियो की फ़ोन लाइन ओपन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पुनः स्वागत करते हैं हमारे खास विषय विशेषज्ञों का। और सबसे पहले मेरा सवाल है आशुतोष जी से। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा में अगर हम कंप्यूटर विज्ञान की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो इसका क्या महत्व है और ये कैसे आवश्यक है? पहले तो शिक्षा क्यों आवश्यक है ये जानना चाहिए हमारे सारे विद्यार्थियों को। जी। शिक्षा व्यक्ति के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए सबसे अच्छी एक चीज़ को टूल कह सकते हैं। एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा था, इफ़ यू हैव प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ़ यू हैव प्लान फॉर 10 ईयर्स यू प्लांट ट्री, एंड इफ़ यू हैव प्लान फॉर 100 ईयर्स एजुकेट योर चिल्ड्रेन। तो शिक्षा से कितना बदलाव हो सकता है, इस 3 कोटेशन से हमने देखा। उच्च शिक्षा में जैसे कि कंप्यूटर साइंस के महत्व के बारे में अगर हम जाते हैं, तो अगर शिक्षा समाज बदलती है, देश बदलती है, उसके बाद कोई शिक्षा अगर रोजगार भी अच्छे से देती है, उस शिक्षा को एक तरह से सर्वोत्तम शिक्षा हम कह सकते हैं। आज कंप्यूटर साइंस का महत्व इतना बढ़ गया है कि हमारे एक सामान्य घरों में भी, देश के, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, तो उसके पास एक सामान्य परिवार में 4-5 डिवाइस आप ऐसे देख सकते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आज लगभग हर जगह, जैसे कि आप यातायात में देख लीजिए, समाचार माध्यमों में देख लीजिए, सामाजिक पटल पर देख लीजिए, मनोरंजन की दुनिया में देख लीजिए, स्वास्थ्य की दुनिया में देख लीजिए, पेमेंट जहाँ बैंकों की दुनिया में जाइए, आपको नौकरी में सर्च करना है, कबाड़ी वाले से लेके टैक्सी पे आपको ऐप्स चले हैं। तो अब तो लगता है कि कंप्यूटर साइंस कहाँ नहीं है। और ये करने वाले कौन लोग हैं? वो आज जो कंप्यूटर साइंस में जो डिग्री किए हुए लोग, डिप्लोमा किए हुए लोग, मास्टर किए हुए लोग, पीएचडी किए हुए लोग, ये हमारे जीवन को सरल बनाने का काम करते हैं। तो जब मुझसे कोई प्रश्न करता है कि कंप्यूटर का अपने जीवन में क्या उपयोग है, तो मुझे लगता है कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कंप्यूटर कहाँ नहीं है। तो लगभग 1990 से पहले जब लोग कंप्यूटर में शोध करते थे, कंप्यूटर को पढ़ते थे, तो एक इस तरह की बात होती थी कि हमने बताया कंप्यूटर ये कर सकता है, कंप्यूटर ये कर सकता है, नई नई चीज़ें कर सकता है। बाद में 90 के बाद रिसर्च में हमने ये सोचना शुरू किया कि अब कंप्यूटर तुमको हमने बना दिया है, अब तुम बताओ हमारे लिए क्या कर सकते हो। और आज वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई जो लर्निंग टूल्स हैं जो आगे सामने आ रही हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि शिक्षा बेहद आवश्यक है। दर्शकों, आपको बता देते हैं, आप देख रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम। आज हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जुड़े हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल से। और अगर आप उनसे सीधे बातचीत करना चाहते हैं, आप निदेशक हैं इस संस्थान के, अगर आप सीधे बातचीत करना चाहते हैं, सीधे प्रश्न करना चाहते हैं, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी, छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस विषय में कोई भी बातचीत करना चाहते हैं तो आज हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष जी हैं, आप उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया सर कि शिक्षा बेहद आवश्यक है, और उसमें भी अगर आज हम देखें तो कंप्यूटर विज्ञान हर जगह है, हर क्षेत्र में है। आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, उसके अंदर इतने सारे एप्लीकेशंस है, वो ले लीजिए। अगर मैं बात करूं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल की, तो ये संस्थान छात्र छात्राओं को कौन कौन से अवसर दे रहा है कि वो वहाँ आकर एडमिशन लें और इस विषय में आगे पढ़ाई करें? हमारे इंस्टीट्यूट में अभी हम 3 ब्रांचेज चला रहे हैं, जिसमें एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो अभी 3 ब्रांचेज जो एक कोर ब्रांच हैं, जो कंप्यूटर साइंस की दुनिया के जो कोर ब्रांचेज हैं, इनको हम चला रहे हैं। आगे हमारी और भी सब्जेक्ट को चलाने की योजना है जी। और जैसे जैसे समय बीतेगा फिर हम लोग नए प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। जी। तो एक और छोटा सा प्रश्न यहाँ पर है, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे संस्थान में दाखिला लेना चाहते हो तो क्या उन्हें कोई प्रतियोगी परीक्षा को पार करके आना होगा, या आपके संस्थान के माध्यम से कोई अलग से परीक्षा करवाई जाती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपको, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी का, किसी भी अभिभावक का पहला प्रश्न यही है कि एडमिशन कैसे लेना है। तो जो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं पूरे देश में जी, उनके लिए एक जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसके माध्यम से कुछ इंस्टीट्यूट में एडमिशन होते हैं। उन जेई मेंस को क्रॉस करने के बाद एक और, जैसे जिसको IIT में जाना है, IISc बेंगलोर में जाना है, तो उसके लिए जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है।
जी। तो हमारे जो ट्रिपल आईटी जितने हैं, भोपाल है और भी जो देश के ट्रिपल आईटी हैं, उसमें हम लोग एडमिशन जेई मेंस क्वालिफायर्स को जो क्वालिफाई करता है उस पे रैंक के हिसाब से, जैसे कि अगर किसी सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी रैंक अच्छी होती है, जिसकी डिमांड थोड़ा सा कम है तो जेई मेंस स्टूडेंट्स को देना चाहिए। तो मेरा मतलब यही सुझाव है कि जिस भी विद्यार्थी को कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाना है, वो कक्षा 12 के बाद जेई मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी। उसके बाद कुछ और भी, जैसे अगर किसी को एमसीए करना है, जो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसमें भारत लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे एक एग्ज़ाम होती है निमसेट, जो सिर्फ एमसीए के लिए होती है। जी। कुछ ऐसे जो बिट्स पिलानी है, बिट्स गोवा है, उनका एक अपना एग्ज़ाम चलता है बिट्स साइड करके। और अगर किसी को फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है, जो 12th के बाद ही अगर वो जाना चाहता है बैचलर करने के लिए, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है सैट्स, उसकी तैयारी करनी चाहिए। जी, यानी कि यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं छात्र छात्राओं के पास में। वो 10वीं 11वीं से ही मुझे लगता है कि अगर अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और इस विषय में तैयारी करते हैं तो ज़रूर उन्हें इस तरीके संस्थानों में बहुत अच्छे से और मनचाही ब्रांच के साथ में दाखिला मिल सकता है, जैसे कि आशुतोष जी ने बताया। हम आपसे और भी प्रश्न करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास आज स्टूडियो में है श्री तेजिंदर जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वो 25 वर्षों से योग साधना कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि योग आपके जीवन को सुलभ और सरल बनाता है और आपकी दैनिक दिनचर्या पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि तेजिंदर जी, हम यहाँ पे आशुतोष जी से बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही पढ़ाई लिखाई वाली यहाँ बात हो रही है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात हो रही है। और जब इतनी सारी पढ़ाई की बात होती है, करियर की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि मस्तिष्क में तनाव भी आता है। तो योग कैसे इस तनाव को जो है बैलेंस करता है, सामंजस्य बनाता है, कुछ बताएं। जी, देखिए, अभी आपका जो डिस्कशन हो रहा है वो कंप्यूटर साइंस के ऊपर हो रहा है। और कंप्यूटर पहले पुराने थे, फिर ऊपर आ गया। पहले 286 था, फिर 386 है, फिर 486 है, फिर पेंटियम है, P3 है, P5 है और P7 है। इसका मतलब है आपने रैम अपग्रेड की, उसकी कैपेसिटी और स्पीड की। तो बच्चों में आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आप कंप्यूटर और अपना मोबाइल अपग्रेड कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको अपने माइंड के ऊपर भी अपग्रेड करना होगा। पहला का व्यक्ति क्या करता था कि केवल 3-4 घंटे पढ़ता था और बाकी रेस्ट करता था, तो उसके इतना तनाव नहीं होता था। लेकिन अब स्टूडेंट्स कोई 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई 18 घंटे कर रहा है, कोई 10 घंटे कर रहा है। इसका मतलब जो आपका प्राकृतिक रूप से जो ये हार्डवेयर दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो ये केवल और केवल प्राकृतिक रूप से योग के माध्यम से ही हम अपने दिमाग, सेल, टिश्यूज़ और आर्गन को बूस्टअप कर सकते हैं। आपके शब्दों में कह सकते हैं कि इसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही और आपने भी उसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझाया। आशुतोष जी भी बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहे थे और बिल्कुल ठीक बात है। दर्शकों, ये जो हार्डवेयर आपको दिया है, इस हार्डवेयर को अगर सही तरीके से चलाना है तो इस सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। तो हमेशा सकारात्मकता से भरे रहें, ऊर्जावान रहें। तो ये प्राकृतिक रूप से कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए हमें आहार का ध्यान तो रखना ही होगा, साथ ही साथ अपनी बॉडी इंस्ट्रूमेंट का भी ध्यान रखना होगा। तो योग एक ऐसी प्राचीन पद्धति और साधना है जिसके माध्यम से हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और तनाव के साथ भी बहुत सारी बैलेंसिंग आसानी से हो सकती है। आइए हम पूछते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, आप अपनी लाइफ में कितना समय योग को देते हैं? क्योंकि आप भी एक ऐसे पद पे हैं जहाँ पर आपको समय बहुत कम मिल पाता होगा और बहुत सारे बच्चों के भविष्य की चिंता भी आपके हाथों में है। तो क्या आप योग साधना कुछ करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा योग तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी बैडमिंटन खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ, चलता हूँ और एकांत में अकेले बैठ के कभी कभी अपना चिंतन करता हूँ, जिसमें आंख बंद करके, और जो कुछ जानकारी है मुझे वज्रासन के बारे में, तो वज्रासन में बैठ करके कभी कभी आत्मचिंतन करने का काम करता हूँ, लेकिन हर रोज मैं कोई योग नहीं कर पाता। जी, आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगी मैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप साहू जी जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, भोपाल मध्य प्रदेश से। आपका स्वागत है प्रदीप जी। जी, अपना प्रश्न करें। श्रीवास्तव मैडम, काफी लंबे समय बाद देख रहा हूँ आपको।
जी जी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मेरा पहला प्रश्न है डॉक्टर आशुतोष सिंह से। जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हायर एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस कैसे मदद करता है, कहाँ का मदद करता है और कहाँ का मदद नहीं कर सकता है, समझिए पॉइंट को। दूसरा प्रश्न मेरा योगा में है, जो आपके कंसर्न योगा एक्सपर्ट हैं, कि योगा से आदमी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा और क्या क्या नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। जी, तो योगा पहले हम जानना चाहेंगे कि जी 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 आशुतोष जी आपसे पहले जानना चाहेंगे, उन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस उच्च शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, कंप्यूटर साइंस का महत्व शिक्षा में आज हम इसको किस तरह से उपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बताया, आज कोई भी ऐसी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंस की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग न किया जा रहा हो। यातायात से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और मिसाइल से लेकर के हर जगह कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम पूरे दुनिया की बात करते हैं तो लगभग 2 साल के बाद 2025 तक करीब करीब हमारे दुनिया में 15 लाख 149 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं कंप्यूटर के साइड में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र में। और अभी जो वर्तमान में हमारे पास जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उसमें एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 33% ही कुशल जी 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 इंजीनियर हैं। जी, स्किल्ड इंजीनियर। बाकी से हम लगभग आप समझ लीजिए कि 70% जो हमारे पास लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको स्टिल वी आर नॉट फीलिंग दैट दे आर अप टू द मार्क। और अगर 2030 तक हमने कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स नहीं बढ़ाए पूरे दुनिया में, तो उस समय हमको लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर के लॉस होने की संभावना है। इसलिए आज कंप्यूटर जगत में हमें बहुत ही अच्छे कुशल ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स, रिसर्चर्स की ज़रूरत है जो आने वाले चैलेंजेस को स्वीकार करके अपनी काम आगे कर सकते हैं और पूरे जो है दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, बहुत ही कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। निकट भविष्य में अगर हम विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में आना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस हमारे लिए बेहद आवश्यक, महत्वपूर्ण और एक नई दिशा प्रदान करने वाला विषय है, जिसमें आने वाले समय में हमें बहुत सारे अच्छे ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी विषय पर आज हम बात भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कॉलर ने दूसरा सवाल हमारे योगाचार्य जी से पूछा था, तो आइए उनसे पूछते। उन्होंने कहा कि योग का कितना महत्व है, और मैं नहीं जानती ये प्रश्न कितना सही है। उन्होंने ये भी कहा कि योग का कितना महत्व नहीं है, तो कृपया कर उनके सवाल का जवाब दें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। दुनिया की नोन और अननोन डिसीज, शरीर का सेल, टिश्यूज और ऑर्गन केवल और केवल प्राकृतिक रूप से क्योर होता है, बूस्टअप होता है, एनर्जेटिक होता है। ये व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, इनके 2 कान हैं, आँख है, नाक है, अगर लेकिन इनमें सांस नहीं होगा तो ये कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि योग और प्राणायाम के माध्यम से हम इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति, जैसे हम 3 बैठे हैं, अभी 20 to 25% हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जो स्ट्रेस में रहते हैं, इनको आपको ज़्यादा बूस्टअप करना होगा। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। अभी ये व्यक्ति 20 to 25% ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। अब देखिए, अब एक योग करने से क्या होगा। देखिए, मैं सांस ले रहा हूँ, जब मैंने यह सांस ली तो इस शरीर ने मोर देन 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल की। ये ऑक्सीजन शरीर में घुलकर ब्लड के साथ में पूरा सर्कुलेट हो रही है। जब ये सर्कुलेट होती है तो हमारा सबसे छोटा जो पीस है वो है सेल। वो जो सेल वीक हो गया है उसको हमको बूस्टअप करना है। शरीर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा है, मतलब कोई ना कोई ऑर्गन, कोई टिश्यूज़ या कोई सेल में प्रॉब्लम है, जब हम उसको बूस्टअप कर देते हैं
तो वो ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार साथी हम लोग जब अच्छी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो शरीर का प्रत्येक सेल, टिश्यूज़ और ऑर्गन बूस्टअप होता है और वो निरोगमय होता है। अब सवाल उठता है, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया था कि योग और प्राणायाम से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए सर, ये एक ब्लाइंड पर्सन है, इसको आपने बोला कि सब आप 90% पे अपने हाथ को मूवमेंट करें। श्वेता जी ने मुझे बोला कि 90% पे इसको फोल्ड करें, सिर्फ यही बोला। अब मैंने 90% इधर घुमाया तो ये एक एक्सरसाइज हो गई, लेकिन गलती से मैं ये वाला हाथ इस तरफ 90% घुमाऊंगा तो क्या होगा, हाथ टूट जाएगा। ये नुकसान है। इसका मतलब योग और प्राणायाम में जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम फायदा होता है। और श्वेता जी, इसलिए योग और प्राणायाम किसी भी योग्य शिक्षक, गुरु के साथ करना चाहिए, उनके सानिध्य में करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि अगर आप किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के सानिध्य में ये योग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 100% इसके लाभ होंगे और आपके जीवन में भी ये लाभ नज़र आएंगे। तो अगर आप भी योग करना चाहते हैं, अपने शरीर को, अपनी काया को निरोगी रखना चाहते हैं, तो आप भी योग करें, लेकिन किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के अंडर आप ये काम करें। और आजकल जैसे कि हम लोग कहीं से भी यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से देखकर या अपने आप से देखकर समझकर करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है तेजिंदर जी कि ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। जी नहीं है ये। पहले आप किसी योग शिक्षक के अंडरग्रेड सीख लीजिए, फिर उसके बाद में अगर आपको कोई बोलता है कि आपको अनुलोम विलोम करना है, तो जब आप उस टीवी पे या ऑनलाइन देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से। इसलिए सबसे पहले किसी योग शिक्षक के थ्रू सीखना चाहिए, और जब अपग्रेडेशन करते हैं अपन, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर कार्यक्रम में समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और बात जारी रहेगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अंतराल में हम आपको एक छोटा सा भजन सुना रहे हैं, तो आइए चलते हैं इस भजन की ओर। गणेश जी का एक स्तोत्र, श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र सुना रहे हैं। मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकं मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जनम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं लताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं गजाननं 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 गजाननं। भीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं नमाश्रये परात्परं निरन्तरं गजाननं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं गजाननं गजाननं गजाननं।
अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोद्विभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोद्विभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपञ्चनादिभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवाहनं गजाननौ गजाननौ गजाननं गजाननौ। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं गजाननं 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 गजाननं। दर्शकों, एक बहुत ही मधुर और सुंदर भजन आपने यहाँ पर सुना और इस भजन की खास बात ये थी कि ये एक बैंड की प्रस्तुति थी और इसमें संजय द्विवेदी जी जो भजन गायक थे, उनकी खास बात ये है कि वो सिर्फ संस्कृत में ही भजन गाते हैं और आज उन्होंने हमारे लिए कार्यक्रम में भगवान श्री गणेश का भजन प्रस्तुत किया। तो बहुत ही मधुर भजन, बहुत ही सुंदर भजन। और आइए अब हम एक बार फिर वापस लौटते हैं कार्यक्रम में आशुतोष जी के पास, तेजिंदर जी के पास, जहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है उच्च शिक्षा में कंप्यूटर साइंस के महत्व पर और साथ ही हम हमारे मेहमान से बातचीत कर रहे हैं योग के विषय में। तो आइए एक बार फिर से आशुतोष जी के पास चलते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कंप्यूटर साइंस के विषय में। जैसे कि हम लोग आशुतोष जी यहाँ पर बात कर रहे थे कि कंप्यूटर साइंस की कई सारी ब्रांचेज है। आपने भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत सारे अवसर भी बच्चों के पास हैं जिसमें वो बढ़ चढ़कर आगे आ सकते हैं। और अब हम जानना चाहेंगे कि अगर हम डिग्री और डिप्लोमा की बात करें तो दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि कुछ बच्चे डिग्री के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे डिप्लोमा के लिए भी जाना चाहते हैं। तो डिग्री और डिप्लोमा में कुछ फ़र्क हमारे दर्शकों को आप बताएं और इनकी उपयोगिता भी बताएं। जी, डिग्री और डिप्लोमा में लगभग जैसे कि प्रोफेशनल के हिसाब से देखें तो जिसको अगर क्विकली किसी को नौकरी शुरू करनी है जी, तो डिप्लोमा में वो क्लास 10th के बाद करीब करीब 2 से 3 साल का कोर्स होता है। कहीं कहीं पे 2 साल का भी है, कहीं कहीं पे 3 साल का भी है। तो डिप्लोमा की डिग्री लेकर के और क्विकली वो कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग में अपना जा कर के करियर शुरू कर सकता है। अगर डिग्री की बात करते हैं तो 10+2 करने के बाद 4 साल का कोर्स होता है जी। तो बेसिकली जो पढ़ाई में अगर आप देखिए तो डिग्री और डिप्लोमा के बीच में 4 से 5 साल का अंतर होता है। तो जब 4 से 5 साल के अंतर में वो कम पढ़ता है, डिप्लोमा का विद्यार्थी 4 से 5 साल कम पढ़ता है, डिग्री का विद्यार्थी 4 से 5 साल ज़्यादा पढ़ता है। तो बिल्कुल। इस तरह से उसके अंदर जो एक जो लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, जिसमें इंडस्ट्री यूज कर सकती है, तो इस तरह से बाइफर्केशन में होता है। लेकिन डिप्लोमा वालों के पास भी आजकल बहुत सारे अवसर हैं, क्योंकि जब हम आज डेटा साइंस की बात करते हैं, बहुत जगह पे ऐसे हैं कि सिर्फ डेटा एंट्री है, तो वहाँ पे डिप्लोमा के लोग अच्छा काम कर सकते हैं। और बहुत सारे जहाँ पे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, एक जैसे कि नॉर्मल जिसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी हो, आगे काम कर सकता है, तो उस तरह के लोग डिप्लोमा में जा सकते हैं और अभी डिग्री में जा सकते हैं। फिर मास्टर करके भी लोग जा सकते हैं, पीएचडी करके भी रिसर्च में जा सकते हैं। तो अवसर हर तरफ है, डिप्लोमा से लेकर के हायर एजुकेशन तक कंप्यूटर साइंस अभी बूम पे है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि करीब करीब 20 से 25 साल तक ये फील्ड ऐसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सभी जगह बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी धाराएं हैं जहां पर बच्चे अपना भविष्य बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। दर्शकों, आपके लिए यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आपको बता दें कि एमपी एमएसएमई समिट 2023 भोपाल में हो रही है और एक ये बहुत ही खास बात है, खास विषय है। आइए इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। आर्थिक विकास से शुभ सहयोग, मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के माध्यम से ये समिट कराई जा रही है और ये समिट प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को प्रोत्साहन
बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, साथ ही साथ नवाचार को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा और कई सारे ऐसे लोग बाहर आएंगे जो नवाचार से, कंप्यूटर साइंस से, चाहे फिर वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही समिट में एमएसएमई के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न्यू एज फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन भी मिलेगा। जी हाँ, और बहुत सारे सवाल भी इन चीज़ों से निकल कर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारे विषय से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एमएसएमई समिट में एमएसएमई अवार्ड भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये बेहद खास है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए। तो आइए अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल हम डॉक्टर आशुतोष जी से करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की सर, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो किस प्रकार सर आगे बढ़ा जा सकता है, और न्यू एज फाइनेंस के बारे में भी अगर आप कोई जानकारी दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, अगर जहाँ तक कंपनी और जो स्टार्टअप की बात है एमएसएमई की, अगर और किसी तकनीक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंप्यूटर प्रोफेशनल को सबसे कम इन्वेस्टमेंट चाहिए जी। आज ये सर्वविदित है कि जो उबर और ओला चल रही है उसके पास खुद की कोई टैक्सी नहीं है। वो कुछ लोग बैठ करके एक प्रोग्राम बना के कंप्यूटर में ऐप बना करके आज पूरी दुनिया में टैक्सी चला रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम कोई और इंजीनियरिंग में जाते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन कंप्यूटर में आपका ब्रेन आपके सामने रखा हुआ एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाटएवर कंप्यूटर, और अब तो क्लाउड आ गया है। तो क्लाउड के कारण क्या करना है कि हमारी मशीन अगर थोड़ी प्रोसेसिंग कम भी है, इंटरनेट लगाया हमने क्लाउड से अपना लेकर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिया और वहाँ पे हमने अपने काम को शुरू किया। और छोटे छोटे स्तर पे लोग 10-10 स्तर, अभी जैसे कि उदाहरण की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो एलन मस्क का लगभग कितने कम लोगों के साथ उन लोगों ने कंपनी शुरू की और आज वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चांद पे भी जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। अगर नए बिजनेसमैन या नए लोग हैं जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो वो दिन देख रहा हूँ जो आज से 20 से 25 साल के बाद आप देखिएगा कि जब कोई रेस्टोरेंट खुलेगा, जब कोई दुकान खुलेगी कोई ब्रांड की, तो कहीं वो फिजिकल नहीं होगी, वो पूरे की पूरी एक वेबसाइट होगी और एक ऐप होगी, और आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक ऐप खुली है जो इस तरह की फूड दे रही है। आज घरों में बैठ के लोग खाना बना करके और घर में डिलीवरी करके आज बिजनेस चला रहे हैं। उनका कहीं पे भी जो एक नॉर्मल जो कंसेप्ट था कि हम जा करके बाजार में जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे सामान देखते हैं, खरीदते हैं, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, इसका लोकलाइजेशन होगा। अभी क्या है कि ऐप्स जो उबर है, ओला, आप धीरे धीरे क्या होगा कि आप देखेंगे कि भोपाल के शहरों के ऐप्स होंगे, कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि भोपाल के छोटे छोटे सेक्टर्स के ऐप्स होंगे। तो 20 से 25 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन पर दिन और बढ़ेगा, क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें अगर सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है उसमें रियल एस्टेट का होता है। अगर आप छोटी सी बात करें, अगर हमको एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है तो हमें क्या होगा, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये कि हमारा रेस्टोरेंट कहाँ पे होना चाहिए, फिर टेबल चेयर और जो भी डेकोरेशन है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। खाने पे तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। तो आज सारे जो फालतू के इन्वेस्टमेंट हैं उसको हटा करके और सिर्फ खाने की क्वालिटी पे, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर ये संभव है तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण संभव है कि आप अपने डाइनिंग टेबल पे 5 स्टार का होटल के लेवल का खाना खाइए और उसका प्राइस आप दे दीजिए स्ट्रीट फूड के रेस्टोरेंट के बराबर। ये सब पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे ज़्यादा लगाने से बेहतर है कि क्वालिटी पे पैसे ज़्यादा लगाए जाएं, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी सर्विस है। जैसे कि आज के हमारे डॉक्टर आशुतोष जी ने यहाँ पर एक फूड सर्विस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो आप मेरे ख्याल से इस बात को अब तक समझ गए होंगे कि कंप्यूटर साइंस का महत्व हर जगह कितना ज़्यादा है। और जहाँ पर हम एमएसएमई समिट की बात कर रहे हैं, जो कि हमें गौरव प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश में 2023 की एमएसएमई समिट की जा रही है, तो इसमें भी कई तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि डिजिटल हस्तांतरण की बात कर लें या डिजिटल रूपांतरण की बात कर लें, न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात कर लें। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब कुछ कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस से ही जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर विज्ञान की ही ये सभी धाराएँ हैं। और इन्हीं की मदद से आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे सामने है कि हम उसका इस्तेमाल इतनी आसानी से कर पा रहे हैं कि
घर बैठे अपने मोबाइल से पैसे का भी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, हमें वहाँ पर उपस्थित नहीं होना पड़ता और हमारे कई सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और चलिए अब इतनी सारी बातचीत के बाद अब हम थोड़ा सा विराम लेते हुए तेजिंदर जी की तरफ बढ़ेंगे और पूछेंगे उनसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा कितना महत्वपूर्ण है और योग को करने के लिए कितना समय और क्या सही समय है, क्योंकि आज भी लोगों के मन में ये भ्रांति बनी हुई है कि भोजन करने के कितने समय बाद या कितने समय पहले योग किया जाए। कई लोग आज भी ये प्रश्न पूछते हैं क्या सुबह ही योग करना चाहिए, क्या शाम को योग नहीं किया जा सकता। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हमारे चित्त के कारण आती है कि आपका चित्त यहाँ लग रहा है या वहाँ लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। अभी कंप्यूटर्स की बात चल रही है। सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसने जी। और इसी को आपको ठीक करना है प्राकृतिक रूप से। अगर इसको प्राकृतिक रूप से ठीक करना है तो इस शरीर को आपको हर तरह से सक्षम बनाना है। और दुनिया अब मान चुकी है कि इस मानव को केवल और केवल योग रूपी इंस्ट्रूमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि कब करना। सबसे अच्छा टाइम है सवेरे का। सवेरे आप उठकर फ्रेश होकर नहाकर अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो वो अति उत्तम। लेकिन अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं तो आप किसी भी टाइम पर खाना खाने के 3 घंटे बाद कोई भी योग प्राणायाम कर सकते हैं। केवल एक ही ऐसा वज्रासन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है और सभी को करना चाहिए। अब सवेरे का समय आप निकाल रहे हैं तो सबसे अच्छा। अगर समय का नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप दोपहर को कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। और ये कोशिश करिए कि आप कम से कम 45 मिनट्स प्राणायाम करिए जो केवल सांस के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, ये व्यक्ति या ये दोनों व्यक्ति यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि ये फिजिकली और मेंटली ठीक है। बिल्कुल। इसका मतलब चाहे कंप्यूटर बाद में, कार बाद में, मोबाइल बाद में, पहले सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सांस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। सांस के बाद में आपको कुछ तो कुछ प्राणायाम, योग और आसन करना है। जी। योग के 8 अंग हैं। बिल्कुल। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये सभी आपको नहीं करना। पहले हम सोचते थे कि योग और प्राणायाम वो ऋषि मुनि करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं, लेकिन नहीं। अब जिस हिसाब से हमारे ऊपर वर्कलोड है, इस हिसाब से हमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक व्यक्ति को योग और प्राणायाम करना है, जिससे हम इसको एनर्जेटिक बना पाएँ। जी बिल्कुल। एक प्रश्न यहाँ पर और है मेरा बावल जी कि किस उम्र से योग साधना करना हम शुरू कर सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि सभी को करना चाहिए जी। तो आजकल पेरेंट्स भी, अभिभावक भी बच्चों के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जी। तो कम से कम कितनी उम्र से बच्चे योग करना प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, हम लोग करीब 5 साल की उम्र के बाद से योग और प्राणायाम शुरुआत कर देते हैं। लेकिन आप एक छोटे से बच्चे को देखिएगा जी, जो 1-2 महीने का होता है, वो जब सुबह उठता है यूं ऐसे करता है, फिर हाथ पैर ऐसे करता है। मतलब प्राकृतिक रूप से जी। ईश्वर या जो भी शक्ति माने वो भी उसको योग और प्राणायाम करवाती है। जी बिल्कुल। इवन इंसान को छोड़िए, आप बिल्ली और जो भी जानवर हैं, जी, वो भी किसी न किसी स्टाइल में करते हैं। बिल्कुल। तो 5 साल के बाद में चूंकि हमको पेरेंट्स परमिशन देते हैं कि अब इस बच्चे को योग प्राणायाम कराइए, लेकिन जितना हो सके आप उतनी उस उम्र से कर सकते हैं, नहीं तो प्रकृति उसको करवा देती है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही, ठीक बात कही कि प्राकृतिक रूप से ही हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार की जो है रचनाएं हैं, भावनाएं होती हैं कि हम खुद ही अपने शरीर को जो है रिलैक्स करने के लिए प्राकृतिक रूप से ऐसे कुछ जो है योग आसन करने लग जाते हैं। और जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा कि शिशु को अगर हम देखें, बच्चे भी
कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे हमें लगता है कि वो अपने शरीर को जो है कई तरीके से मोड़ रहे हैं और उन्हें उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्स मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। हम योग पर बातचीत करते रहेंगे। आइए वापस लौटते हैं एक बार फिर से उच्च शिक्षा में कंप्यूटर विज्ञान की ओर। और डॉक्टर आशुतोष जी आज हमारे साथ हैं। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो हमारी टेलीफोन लाइंस अभी भी ओपन है 0755260049 और एक टोल फ्री नंबर है 1800233040। दोनों ही नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं और सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह से। आप डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं IIIT भोपाल में, और इसके अलावा आप बात कर सकते हैं योगाचार्य श्री तेजिंदर सिंह बावल जी से भी, वो भी हमारे साथ हैं। और अगर आप योग साधना के विषय में कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो भी आप उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। जी आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम डेटा साइंस और एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज की बात करें तो डेटा साइंस और एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज में बच्चे क्या भविष्य देख पा रहे हैं अपना, और ये कितना आवश्यक है? अभी देखिए, जो डेटा साइंस बहुत जगह से लगभग 7-8 साल पहले जी कुछ जैसे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले वहाँ पे कोर्स शुरू किए डेटा साइंस पे। आज पूरा अगर हमारा अर्थ जगत देखें तो डेटा पे ही आधारित है। बिल्कुल। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, जी वो 9 नंबर के डिजिट है, बाकी आपके पास कितने पैसे आपके अकाउंट में हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, वो इंटरनेट के थ्रू आप उसमें डेटा में जा रहे हैं। एक जैसे कि कोई आप कंपनी चलाते हैं, आज गूगल पे आपने कर लिया कि विच वन इज़ द बेस्ट जीन्स, और अगर पता चलेगा कि कोई ऐसी ब्रांड की कंपनी का नाम सबसे पहले आ गया तो आप उसी को क्लिक करके सोचेंगे कि यही अच्छी होगी। ये सब एक जो इसको बोलते हैं कि डेटा के पास हमारे पास है, और उसको जैसे कि एक ऐसे चलता है जैसे हमारे पास व्हाट इज़ दिस, अगर वो व्हाट इज़ दिस करते हैं वो एक तरह से डेटा हो गया, वाई इट इज़ लाइक दिस तो नॉलेज हो गया जी, और उसके ऊपर जब जाते हैं तो जाकर के विजडम आता है, और विजडम के बाद आप डिसीजन लेते हैं। तो हमारे पास जितने डेटा हैं उस डेटा के पैटर्न्स को जाते जाते करके हम जब डिसीजन लेवल पे आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमने डेटा को एनालाइज किया है, और उस डिसीजन को लेने के लिए हम बहुत सारे फील्ड में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि पूरी दुनिया में आज गरीबी उन्मूलन के इतने कार्यक्रम चले और गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई, तो हुआ क्या कि डेटा तो सबके पास रहे, प्लान्स भी सबके पास रहे, लेकिन जो उसको एनालिसिस करना था, एक एक लोगों के ऊपर जाकर के करना था, वो हम एनालिसिस नहीं कर पाए जी। उसके कारण से हम पिछड़ गए। तो कुछ ऐसे फील्ड जैसे कि हम वहाँ पे उतनी गहराई में जाकर के हमारी प्रोसेसिंग नहीं जाती है, तो उस तरह से हम उसमें डिसीजन लेने के लिए, इसलिए आज आप देखिए जो कहा जाता है, आज जिस देश के पास जितना डेटा है वो उतना ही रिच है। अब जैसे कि आज देखिए भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, अगर अचानक से 130 करोड़ लोग किसी कंपनी के बारे में ये कहना शुरू करें कि दिस कंपनी इज द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, सो व्हाट हैपन, सब लोग उसी कंपनी को क्लिक करेंगे, तो अचानक से आप देखिएगा कि उस कंपनी के शेयर मार्केट आगे निकल जाएंगे। आज जो पॉलिटिकली, जैसे कि किसी कंट्री में चुनाव में एक फेसबुक के लाइक्स खरीदे जाते हैं, ट्विटर्स के लाइक खरीदे जाते हैं, वो सब क्या है, बस कुछ नहीं, आपका डेटा है। आज आप देखिए आपके फ़ोन नंबर, आपके मोबाइल नंबर, अगर मुझे आपके सारे पैसे लेने हैं तो मुझे आपके यहाँ जाके घर में और कहीं पे पुराने ज़माने जैसे डकैती करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके डेटा लेकर के हमको निकालने, वो सब डेटा हम कैसे सिक्योर करेंगे। इसलिए डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग की हम इसमें कंप्यूटर की एक अलग ब्रांच बनी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा डेटा के कारण बहुत बड़ा आधार बन गया, और उसके लिए हमें एक इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। इसलिए हम स्पेशल लाइक डेटा सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो गया, इस तरह की चीज़ें हमने करके, क्रिप्टोग्राफी हो गई, ये सब फील्ड आए। क्योंकि जैसे आप अगर 300 साल, 400 साल, 1000 साल पहले आप देखिए तो सबसे रिच कौन माना जाता था, जिसके पास सोने, चांदी, हाथी, घोड़े, जमीन थी। उसके बाद अभी 300-400 साल से देखिए उनके पास करेंसी होती है, जैसे कागज़ पे नोट छपे हैं, अब चाहे वो भारत की करेंसी हो चाहे अमेरिका की हो, कागज़ पे छपे हैं। अब क्या दिन आ गया, तो कागज़ भी छोड़िए, अब एक नंबर आपको दिए जा रहे हैं, बिल्कुल। अब उस नंबर पे आपकी सारी इकोनॉमी डिपेंड है। इसलिए उस नंबर को कोई मिसयूज ना करे, एक अलग तरह की जो है जिसको हम सीधे सरल भाषा में समझ सकते हैं, और ये लगभग हर तरह से है
कि हमें इसको पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना है, और इसलिए हमको एक अलग इंजीनियरिंग की ज़रूरत है और बहुत जल्दी ज़रूरत है। इसलिए डिप्लोमा टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं कि डेटा साइंस का आपने शॉर्ट टर्म, बिकॉज इतनी गंभीर समस्या हो गई है ये कि इसको हम इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि आपने जिक्र किया साइबर सिक्योरिटी का, या फिर हम कहें कि डेटा सिक्योरिटी का, तो आज के समय में हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती भी है आशुतोष जी, कि कितने सारे ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं हमारे साथ में। अगर हम फाइनेंशियल देखें, बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं या बहुत सारे लिंक्स ऐसे आते हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं और 1 मिनट में या 1 सेकंड में बहुत सा डेटा जो है हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान दें, जैसे कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो हमारी बातें भी सुन रही हैं, हमारा डेटा भी रिकॉर्ड कर रही हैं, तो इन सब की सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा में अगर हम कंप्यूटर साइंस का महत्व देखें तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो इंजीनियर्स तैयार होंगे वो हमारे डेटा की सिक्योरिटी तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी वो ध्यान रख पाएंगे ठीक तरीके से। जी तेजिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि 25 वर्षों से आप योग साधना कर रहे हैं, तो कैसे आपके मन में ये बात आई कि मुझे इस सेक्टर में या इस क्षेत्र में आगे भविष्य बनाना चाहिए और लोगों को इससे जोड़ना चाहिए? ऐसी कौन सी वो बात थी या ऐसी कौन सी वो प्रेरणा थी जो आज 25 साल के बाद आप हमारे साथ यहाँ पर हैं? जी, ये टर्निंग पॉइंट मेरे ग्रैंडफादर उदय सिंह जी बावल से मुझे मिली है। जी। वो 99 ईयर्स में लोग सिधारे, और जब मैंने उनको देखा कि उनके स्वस्थ रहने का राज केवल उनकी लाइफ स्टाइल थी, और वो जो लाइफ स्टाइल थी वो केवल और केवल योग था, तो उससे प्रभावित होकर मैं इस लाइन में आया और बाद में स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में मैं इसमें आगे बढ़ता गया। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे हर व्यक्ति के टाइम पे कोई न कोई एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये जो बच्चे दर्शक है, इनको चाहिए कि इस प्रकार की जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई भी चीज़ है उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे कि आपने कहा कि पिछले 25 वर्षों से आप ये योग साधना कर रहे हैं, तो हम इस बात का तेज आपके चेहरे पर देख सकते हैं, क्योंकि आपसे बात करके और आपके योग साधना के विषय में जानकर हमारे दर्शक तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, लेकिन मैं और आशुतोष जी तो आपसे रूबरू मिल रहे हैं, तो इसका एक अलग ही आनंद है। और आपने टर्निंग पॉइंट की बात कही, तो आशुतोष जी से पूछना चाहूँगी कि टर्निंग पॉइंट बच्चों की लाइफ में 12th के बाद ही आता है, और अगर वो सही टर्न ले लेते हैं तो उनका एक भविष्य निर्धारित हो जाता है। जैसे कि आप भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में निदेशक हैं, और आपने कई सारी विदेश यात्राएं भी की हैं, आपने कई सारी फेलोशिप्स ले रखी हैं, आपने PhD भी बाहर से की हुई है, आपने कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं विदेशों में जाकर किए हैं। अगर मैं बात करूं कि विदेश में कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अच्छे अवसर भारतीय छात्रों को मिल सकते हैं, साथ ही ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में उनको जानना बेहद आवश्यक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो स्कॉलरशिप जो भारत के लोग ले सकते हैं जी, उसमें 2 तरह से है। एक तो भारत सरकार स्कॉलरशिप दे करके भेजती है, कुछ ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो उस देश के, जैसे अमेरिका की स्कॉलरशिप है, जो वहाँ के लोग भारत के लोगों को चुन के भेजते हैं, उसमें सेलेक्ट करते हैं। उसमें जैसे कि स्टूडेंट बाहर भारत का भी हो सकता है, वियतनाम का भी हो सकता है, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारे भारत सरकार की स्कॉलरशिप ले सकते, नहीं तो विदेश जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जो विदेश के जो स्कॉलरशिप है वो ठीक है कि वो कंपटीशन उसमें ज़्यादा है। जैसे कुछ के हम उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे कनाडा अगर जाना है जी, और इंडियन स्टूडेंट अगर स्कॉलरशिप चाहते हैं तो 2-4 तरह की उनकी स्कॉलरशिप है। जैसे कि कनाडा मेमोरियल स्कॉलरशिप है, उसके बाद यॉर्क यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, और अभी तो यूके के लिए बहुत सारे, जैसे कि रॉयल सोसाइटी की स्कॉलरशिप है, जिसमें एक सामान्यतः मैं कहूँ तो ग्रेजुएट्स के लिए कम है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप ज़्यादा है जी, क्योंकि और वैसे भी भारत से जो बच्चे जाते हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कम जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD लेवल पे ज़्यादा जाते हैं जी। कुछ जो लोग, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जैसे कि अगर अमेरिका में कोई 4 साल की अगर डिग्री करता है तो उसको करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। अगर वो भारत में करता है, हमारे यहाँ
तो उसको अगर मैं मैक्सिमम अगर लेके चलता हूँ तो भी हमारे यहाँ 10 से 15 लाख रुपए में वो डिग्री ले लेता है। और दोनों की जो एक जिसको हम बोलते हैं लर्निंग एट्रीब्यूट्स, दोनों की करीब करीब बराबर होती है। तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से सुझाव ऐसे ही है कि आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएट में जाइए जी। और जब भी विदेश जाइए पढ़ने के लिए आप कोशिश करिए कि कम से कम जो वहाँ की स्कॉलरशिप मिलती हो वो कैसे मिल सकती हो उसको पाने का प्रयास करिए। बिल्कुल। कुछ देश का भी पैसा बचेगा, आपके पेरेंट्स का भी पैसा बचेगा जी। और एक आप उसके बाद कह सकते हैं कि मैंने मास्टर या हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप से ली और वो स्कॉलरशिप हमको विदेश की यूनिवर्सिटी ने दिया है। और अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है जो एजुकेशनल हब बनता जा रहा है, बिल्कुल। कनाडा है एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। अब हर यूनिवर्सिटी के पास करीब करीब 4 से मतलब कुछ परसेंटेज वो फॉरेन के यूनिवर्सिटीज, फॉरेन के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप लेके बुलाते हैं जी। और उसको हमें पाने का प्रयास करना चाहिए। और उसको खोजने का तरीका बहुत अच्छा है, जैसे कि हमने अब तो बच्चे गूगल करना जान ही गए, जैसे कि लिस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी किया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी किया, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाने के बाद लिखिए कि व्हाट आर द स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल और इंडियन स्टूडेंट, एंड देन आफ्टर दैट उसके क्राइटेरिया पढ़िए और उसके बाद उसको अप्लाई करिए। इंटरनेट न रहने से पहले करीब 90 के दशक में लोग जाते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं। तो अभी इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जो उन लोगों को मिल सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक हमें देख रहे होंगे वो इस बात से बिल्कुल परिचित हो चुके हैं कि आपको अब जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको समय समय पर इन सभी जानकारियों का आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप इन सभी स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे। और समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इंटरनेट पर जाकर लिस्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद वहाँ से वर्गीकृत करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेलेबल हैं और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमें दी इस विषय में। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे कि तेजिंदर जी से पूछना चाहूँगी, आपने हमें बताया कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, आहार, आपने बहुत सारे बताए, समाधि। तो अगर मैं आहार की बात करूँ तो आहार कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए योग से संबंधित, इस विषय में कुछ बताएं। देखिए, इस शरीर को चलने के लिए किसी न किसी प्रकार की आहार देने की ज़रूरत है। अगर आहार लिमिटेशन से होगा और पॉजिटिव वाला होगा, जिससे दिमाग में और शरीर पे नेगेटिव असर ना पड़े। जी। देखिए, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, सब में प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सवेरे सबसे पहले उठकर उस व्यक्ति को खाली पेट, एम्प्टी स्टमक कुछ पानी पीना चाहिए। आप शुरुआत करिए 1 गिलास से, फिर 1.5, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 तक। तो क्या होगा, आपके जो टॉक्सिन्स है वो यूरिन्स के माध्यम से सारे बाहर निकल जाएंगे। फिर रहा पानी के साथ में कुछ खाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप सवेरे आदत डालीजिए, कुछ फ्रूट्स की हैबिट डाल दीजिए, वो ले लीजिए जी। तो 10-11 बजे तक आपने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और ये सूप्स और जूस से ले लीजिए। जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो उसमें मठा, दही, चपाती और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां मैक्सिमम लेने की कोशिश करिए जी। और वो भी सीजनल। जी, सीजनल, नेचुरली सीजनली लेना। आपको सबसे सस्ती सब्जी लेना है तो अपने आप आपको पता लगेगी कि वही सीजनेबल सब्जी है। उसके साथ में आपको दाल जरूर लेना, कि गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स जो मिलता है वो दाल्स में मिलते हैं जी। तो और वैसे भी हमारा मुख्य भोजन अगर देखा जाए तो दाल ही है। हर घर में आज हर जगह जो है दाल का अपना एक अलग महत्व है, और वो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जी, और वो हमारा मुख्य भोजन है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे कई सारे अनाज हैं जिनमें दालें भी प्रमुख है, जो मध्य प्रदेश से पैदावार होती है जी। इसके साथ में स्प्राउट, अंकुरित अनाज, हाँ, ये जरूर आपको लेना है, इसको जरूर अपने साथ में मिलाइए। हम लोग सोचते हैं कि अंकुरित बहुत पुराना विचारधारा का है, लेकिन अब मेडिकल साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर चुकी कि सलाद और अंकुरित
जरूर आपके ब्रेकफास्ट में लंच शामिल और होना डिनर चाहिए। में शामिल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी सब बातों के साथ मैं जो है बताने चाहूँगी कि ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। आप योग करें, तनाव रहित रहें, लेकिन आप सही आहार लें। आशुतोष जी, जाते जाते आपसे हम चाहेंगे एक संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कुछ संदेश दें आप। जितने हमारे सुनने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, जी उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम बात ज़रूर कर रहे हैं कंप्यूटर फील्ड की, लेकिन आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसको तय करिए और उसको तय करने के बाद उसकी दिशा में प्रयास करिए। जैसे कि होता है कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाए और प्लान्स को मेज़र करने के लिए हमने माइलस्टोन बनाए, और ये करके अपने जीवन में एक अर्जुन की तरह चिड़िया की सिर्फ आंख देखिए। अगर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना है तो फिर मैथ और फिजिक्स लेकर के उस दिशा में आगे बढ़िए। और भी किसी भी फील्ड में अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो पहले से ही, बचपन से ही, लगभग 5th स्टैंडर्ड के बाद तय करिए, 8th स्टैंडर्ड के बाद तय करिए, 10th स्टैंडर्ड के बाद तय करिए और उस दिशा में अपने को पूरा प्रयास करिए। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्लानिंग बहुत आवश्यक है, यानी कि योजना बनाना बेहद आवश्यक है। अगर आप योजनाबद्ध होकर काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेंगे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दोनों विशेषज्ञों का। योगेंद्र जी आपका, तेजिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम में समय दिया और आज आप हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी अच्छी बातें साझा की। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात 8 से 9 बजे तक आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।